नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है इस साल आईपीओ की बारिश होने वाली है। इतने सारे आईपीओ मार्केट्स में आ रहे हैं और आज हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। कौन सा है वो आईपीओ? वो आईपीओ है विंडलस बायोटेक लिमिटेड का, यानी कि 2001 में एस्टैब्लिश हुई ये कंपनी। क्या प्रॉफिट्स देगी या नहीं देगी, यही आज का टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो 4 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। 4 अगस्त को ओपन होने वाला ये आईपीओ, जिस कंपनी का नाम है विंडलस बायोटेक लिमिटेड, यानी कि देखा जाए तो बैक टू बैक तीसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ये आईपीओ हमारे को बेनिफिट देगा या नहीं देगा, इसका रिव्यू ही तो आज हमने करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल से, यानी कि बिजनेस क्या है कंपनी का, कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर करती है, किस बिजनेस से उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों, एक टर्म है सीडीएमओ। सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो ड्रग मार्केट में ऑलरेडी हैं, ये उनको तो बनाती है, साथ ही साथ अगर किसी नई ड्रग की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि कोई नई डिसीज आ चुकी है, उसके लिए अगर किसी नए ड्रग की रिक्वायरमेंट आती है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट हमने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ रिव्यू किया था, जिसमें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस भी सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करता था, बट बहुत लो स्केल पे। लेकिन आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, विंडलस बायोटेक लिमिटेड, ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये तो ऐसी सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट तक, प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग तक, प्रोडक्ट की कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक हेल्प करती है। और इसके पास जेनेरिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ जो कंपनी है वो अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है और ओवर द काउंटर मार्केट में भी सेल करती है। कंपनी करंटली फोकस कर रही है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें जो थेरेपी के लिए ड्रग्स रिक्वायरमेंट है, कंपनी इस टाइम पर उस पर फोकस कर रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी 3 तरह के सर्विसेज में इन्वॉल्व है, यानी कि 3 तरह के बिजनेस कंपनी करती है। सबसे पहला बिजनेस सीडीएमओ बिजनेस, दूसरा डोमेस्टिक मार्केट में और ओवर द काउंटर जो मार्केट सेल करती है, और तीसरा एक्सपोर्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। बेसिकली कंपनी की 5 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, जिसमें से सबसे पहली स्ट्रेंथ यह है कि कंपनी के पास एक इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, किसका? कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट्स का। दूसरी स्ट्रेंथ यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। टॉप लाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी की बहुत सॉलिड है। कंपनी अपने सीडीएमओ सर्विसेज में मार्केट की लीडर है। और 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का फोकस है किसके ऊपर? क्रॉनिक थेरेप्यूटिक एरियाज पे, यानी कि नए एरियाज पे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स आजकल लोगों को हो रहे हैं। तो ये 5 कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, ये कंपनी को एक अपर हैंड पे ले जाती है। पर क्या इसका मतलब कंपनी में कोई कमी नहीं है? अभी बात करेंगे जब हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मैंने अभी बोला टॉप लाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका मतलब फाइनेंशियल्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अभी हम इंडस्ट्री एनालिसिस पे। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इस टाइम पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बूम पर है, और ये हमने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ करते हुए भी डिस्कस किया था कि इंडिया की जो रैंक है वो 3rd है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में बाय वॉल्यूम एंड 14th है बाय वैल्यू। अगर बात करी जाए सारी वैक्सीन जो ग्लोबली लगती हैं उसका 50% इंडिया सप्लाई करता है। यूएस के अंदर जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई जो है उसका 40% इंडिया सप्लाई करता है, और यूके में तो लगने वाली सभी मेडिसिन का 25% इंडिया सप्लाई करता है। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट की बात करी जाए तो नेक्स्ट डेकेड में इंडिया की जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 3 गुना होने वाला है, यानी कि जो इस टाइम पर $42 बिलियन है वो बढ़कर $130 बिलियन के आसपास हो सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में, और कंपनी के जो पीयर कस्टमर्स हैं वो कौन कौन है ये देखते हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देहरादून में है विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 7063.8 मिलियन टैबलेट्स और कैप्सूल्स
54.46 मिलियन पाउच या सैशे एंड 61.08 मिलियन लिक्विड बॉटल्स। और अगर हम बात करें कंपनी के पीयर कस्टमर्स के बारे में तो पी फाइजर, सैनोफी, कैडिला, इरिस लाइफ साइंसेज, इंटस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये सब कंपनी के पीयर कस्टमर्स हैं, यानी कि वो टॉप कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में डील करती हैं, विंडलर्स बायोटेक लिमिटेड उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब हम ये देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू किस हिस्से में बटा हुआ है, यानी कि सीडीएमओ सर्विसेज से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, और अगर हम बात करें कंपनी के डोमेस्टिक मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, और एक्सपोर्ट से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। चलिए देखते हैं एक पाई चार्ट की हेल्प से। अगर बाय परसेंटेज देखा जाए तो कंपनी का सीडीएमओ सर्विसेज से 84.66% का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, और डोमेस्टिक मार्केट और ओवर द काउंटर जो कंपनी को सेल होती है उससे कंपनी 10.22% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करती है, और एक्सपोर्ट से सिर्फ कंपनी के पास 4.45% का ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो देखा जाए तो ये कंपनी का एक रिस्क भी माना जा सकता है कि कंपनी 85% जो अर्निंग करती है वो सीडीएमओ सर्विसेज से करती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज से। तो ये एक रिस्क माना जा सकता है क्योंकि एक पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेशन का जो सोर्स है वो कंपनी का एक ही बिजनेस है। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम बात करेंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, और हम 3 साल के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे। अगर हम बात करें 2018-19 की तो जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 312 करोड़ था, बढ़कर 2019-20 में 331 करोड़ हो गया, और बढ़कर 2020-21 में 430 करोड़ हो गया। यानी कि देखा जाए तो जो एनुअल ग्रोथ रेट आ रहा था वो टॉप लाइन में 38% का आ रहा था। यही अगर हम बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2018-19 में 64 करोड़ था, घटकर 2019-20 में 16 करोड़ हो गया, और कम होकर 2020-21 में 15 करोड़ हो गया। और अगर हम बात करें कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बारे में तो कंपनी ने पिछले 3 फिस्कल ईयर से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, बट कंपनी कहती है दैट अहेड ऑफ आईपीओ वो एक प्रूडेंट डिविडेंड पॉलिसी को एडॉप्ट कर लेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द आईपीओ डिटेल्स। अगर हम बात करें आईपीओ डिटेल्स की तो सबसे पहले यह समझते हैं कि कंपनी के इशू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कंपनी का यह है कि कंपनी जो देहरादून में उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन चाहती है। तो कंपनी अगर एक्सपेंशन चाहती है तो लॉन्ग टर्म तक ये शेयर होल्ड किया जा सकता है, बट यस कभी भी एक्सपेंशन जब की जाती है तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है कि एक्सपेंशन फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा जो कंपनी का पर्पस है वो है कि वो वर्किंग कैपिटल चाहती है, कुछ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कंपनी को मिल सके। तीसरा कंपनी अपनी बोरोइंग्स को रीपेमेंट करना चाहती है, और लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो ओपनिंग डेट है 4 अगस्त, क्लोजिंग डेट है 6 अगस्त, फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर शेयर, आईपीओ का प्राइस है 448 to 460 पर शेयर। लॉट साइज की बात करी जाए तो 30 शेयर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,800, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,93,200। चलिए मूव करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि अप्लाई करना है या नहीं करना, ये देखते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि मेरा ओपिनियन क्या कहता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो सबसे पहले इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। मेरा ओपिनियन सुनने से पहले आप बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है। देखते हैं फिर आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन मैच करता है या नहीं करता। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए समझते हैं इसका ओपिनियन क्या होना चाहिए, यानी कि अप्लाई करना है या नहीं करना। देखिए, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21 फाइनेंशियल्स, यानी कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो पीई रेशो जो है वो 61+ आ रही है। ऑल्दो टॉप लाइन फाइनेंशियल्स हैं उसके अंदर एक अच्छा CAGR निकल कर आ रहा है, लेकिन बॉटम लाइन में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन हो रहा है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आपके पास कैश सरप्लस है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपके पास कैश सरप्लस है तो। लेकिन अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन्स के बारे में, तो लिस्टिंग गेन से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन 20 से 40% से ज्यादा शायद नहीं हो पाएंगे। बाकी आप खुद एनालाइज करें, खुद डिसीजन ले कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।